गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। अब एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश और आज हम गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके 130 तक मैंने करा दिए हैं। 131 से आगे के क्वेश्चंस करेंगे। बताइए आप सभी कैसा है, कैसे हैं। अब एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलो, कल क्लास नहीं हुई थी आपकी? हाँ, कल क्लास नहीं हो पाई थी। हाँ, राम राम जी। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, करेंगे आगे के। और ये आपके डिफरेंट टाइप के कोर्सेज चल रहे हैं, इन सभी पे 50% का ऑफ चल रहा है अभी। जो नवरात्रि ऑफर था तो उसमें कल वो खत्म हो रहा है, कल सुबह। तो आप उसको देख लीजिए एक बार कि जो जो बच्चे इंटरेस्टेड है जिस बैच को लेने में वो ले सकते हैं उसको। वरना हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन सबको दिख रहा है क्या? चलिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 131 आपकी स्क्रीन पे आ गया। जवाब दीजिए क्या आंसर होगा इसका। बोलगा आपसे बीम इज कर्व्ड इन प्लेन इज डिजाइन फॉर। एक बीम है जो कर्व्ड सेक्शन की है। मान लो मेरे पास ये एक सेक्शन है और ये आपका ऐसा सेक्शन है, ठीक है, ये सेक्शन ऐसा है। तो बताओ इस कर्व सेक्शन के केस में आप यदि बीम को डिजाइन करेंगे तो वो बैंडिंग के लिए करेंगे, शेयर के लिए करेंगे या टोरोजन के लिए करेंगे। तो ध्यान रखिए इस बात को, जब भी आपकी जो बीम होगी वो कर्व सेक्शन में होता, यदि आपकी प्रिस्मेटिक बार होती ऐसी होती, तो इसका क्या होता है, इस प्रिस्मेटिक बार का जो सीजी है और इसका जो लोड का सीजी है वो एक ही पॉइंट पे आके लगते, तो वहां पे टोरोजन नहीं होता है। लेकिन यदि यहां पे क्या है, यहां पे पी लोड लग रहा होगा, तो इस पी लोड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इस सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक दूसरे के पॉइंट पे लाई नहीं करते हैं। इसकी वजह से बेंडिंग मोमेंट तो होगा ही, शियर तो होगा ही, और साथ में यहां पे टोरोजन भी हो जाता है, क्योंकि यहां पे आपका जो सेक्शन है वो कर्व्ड सेक्शन है। तो जब भी आपके पास बीम कर्व्ड सेक्शन में आए तो वी हैव टू डिजाइन फॉर बेंडिंग मोमेंट, शियर एंड द टोरोजन। तो डी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 133 आपकी स्क्रीन पे आगे जवाब देंगे। शिंकिंग ऑफ द इंटरमीडिएट सपोर्ट ऑफ द कंटिन्यूअस बीम रिड्यूस द नेगेटिव मूवमेंट, इंक्रीज द नेगेटिव मूवमेंट, रिड्यूस द पॉजिटिव मूवमेंट एंड इंक्रीज द पॉजिटिव मूवमेंट एट द सेंटर स्पैन। ये मैं आपको करा चुका हूं प्रीवियस क्लास के अंदर। इसका मैं आपको ये होमवर्क देता हूं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका ओपीपीएससी में भी आया था, ओपीपीएससी ए में भी आया था ये क्वेश्चन। तो ये होमवर्क है, इसको आप करके लाना। प्रीवियस क्लास में मैं आपको बता चुका हूं इसके बारे में, ठीक। ये करिए, चलो इतने आप। क्वेश्चन 137 करेंगे। बीच में कुछ क्वेश्चन आपके डोम के थे वो मैंने हटा दिए हैं। डोम आजकल आपके एग्जाम में नहीं आता है, तो प्लीज उसको मत करिए, क्योंकि जो चीजें आपके काम की है उस पर आप काम करिए, ठीक। चलो बताइए आंसर क्या है इस केस में। इन ए प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट फोर्स ऑफ अ टेंशन एंड कंप्रेशन चेंज बट लीवर आर्म रिमेन्स अनचेंज। फोर्स ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन रिमेन्स अनचेंज बट द लीवर आर्म चेंज विद द मूवमेंट। बोथ फोर्सेज ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन एज वेल एज द लीवर आर्म चेंजेस। बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि बताओ कि जब आप प्री स्ट्रेस कंक्रीट को यूज कर रहे हैं तो उस वाले केस में आपका लीवर आर्म चेंज होगा या फिर आपका टेंशन का, कंप्रेशन का फोर्स चेंज होगा। तो एक बात ध्यान रखेंगे, देख लेता हूं आंसर क्या है बच्चों का डी होगा ना 132। ओके, बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी बताओ क्विकली। देखो, जब भी आपसे बोला जाए कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट की बात की जाती है तो जो आप सिंपल कंक्रीट यूज करते हैं इसको हम बोलते हैं रेनफोर्स कंक्रीट यूज करते हैं, और जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट करते हैं उनमें लीवर आर्म क्या होता है, जहां पे आपका कंप्रेसिव फोर्स ऐड कर रहा होगा और जहां पे आपका टेंशन फोर्स ऐड कर रहा होगा, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होती है वही आपकी लीवर आर्म होती है, ठीक है। और ये जो लीवर आर्म की वैल्यू है ये आपकी फिक्स होती है। वो फिक्स क्या होगी, दिस वैल्यू इज फिक्स d माइनस के एक्स बाई 3 पे हम इस पे काम कर लेते हैं, ये आपका लीवर आर्म रहेगा। लेकिन क्या होगा यदि मैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट की बात करता हूं, व्हेन वी टू वर्क ऑन द प्री स्ट्रेस कंक्रीट, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपके इस लीवर आर्म की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। इस लीवर आर्म की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्री स्ट्रेस कंक्रीट में कंप्रेशन और टेंशन की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। जो आपने एक बार फिक्स कर दी कि कंप्रेशन और टेंशन में आपका प्री स्ट्रेस कंक्रीट इतना लेगा तो वो उतना ही लेगा। लीवर आर्म चेंज हो सकता है क्योंकि लीवर आर्म इज नॉट डिपेंड ऑन द सीजी ऑफ द स्ट्रक्चर। ये आपके सीजी पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कैसे हम यहां पे काम करेंगे। जब भी मैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट की बात करूंगा तो हम सिर्फ लीवर आर्म को चेंज कर सकते हैं, कंप्रेशन टेंशन के फोर्स को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आंसर रहेगा यहां पे बी, एंड बी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्या हो गया तुम सबको भाई, इसको थोड़ा मुझे इधर करना पड़ेगा।
चलिए अब सही दिखेगा तुम्हें। क्या हो गया भाई मोगा जी, कैसे हैं मोगा जी आप? चलो 137 का बी होगा एंड बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, ये करिए। द पर्पस ऑफ रेनफोर्समेंट इन प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट। कभी क्या करते हैं हम, जैसे प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट कर रहे हैं उसके अंदर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड क्यों करते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेनफोर्समेंट प्रोवाइड इन द प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट? जब हमने कॉन्क्रीट पे पहले ही प्री स्ट्रेस पे काम कर लिया है, हमने पहले ही चेक कर लिया कि भाई कितना लोड आप अपनी कॉन्क्रीट पे लगा सकते हैं पहले ही, तो उसके बाद रेनफोर्समेंट करने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है रेनफोर्समेंट करने की? तो ध्यान रखिए इस बात को, जब भी आप रेनफोर्समेंट की बात करते हैं प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट में, वो ये होता है कि जब आप प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट को यूज करेंगे तो इस प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट में स्ट्रेंथ होती है बहुत ज्यादा, तो उसमें आपके इनिशियल लॉस ही बहुत ज्यादा होते हैं। वो इनिशियल लॉस ही आपके 200 से 300 न्यूटन पर एम स्क्वायर के होते हैं। तो इन लॉसेस को टेकन इनटू अकाउंट करने के लिए आपको एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए। क्या चाहिए आपको? आपको एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को रिटेन करने के लिए आप प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट के अंदर रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड किया जाता है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हो, जैसे बॉन्ड स्ट्रेस की बात चल रहा है, तो यदि आपके पास पोस्ट स्ट्रेस होगी तो वहां पे यूज नहीं करेंगे। तो बॉन्ड स्ट्रेस के लिए आप केबल या टेंडन को प्रोवाइड करते हैं, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं। टेंडन और रेनफोर्समेंट वायर में डिफरेंस होता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पे जो पर्पस रहेगा रेनफोर्समेंट का प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट के अंदर, वो ये रहेगा कि जो इनिशियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो आपकी डिस्क्राइब हो सके, जो आपकी इनिशियल स्ट्रेंथ है वो आपकी डिस्क्राइब हो सके। तो डी इज नॉट करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो टेंसाइल स्ट्रेस है, जो आपकी बॉन्ड स्ट्रेस है, उसके लिए टेंडन बार रहेंगी, लेकिन यदि इनिशियल जो लॉसेस होने हैं उनके लिए आपको कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए। वो चेक करने के लिए हम सी ऑप्शन पे बिल्कुल करेक्ट समझेंगे। ठीक है, चलो। नॉर्मल प्री स्ट्रेस वायर आर अरेंज इन अपर पार्ट ऑफ द बीम, लोअर पार्ट ऑफ द बीम, सेंटर, एनीवेयर। ठीक है, बताइए आंसर क्या है इसका। लिखा हुआ आपसे नॉर्मली प्री स्ट्रेस जो वायर होते हैं वो आपके अरेंज किए जाते हैं इन अपर पार्ट ऑफ द बीम पे, लोअर पार्ट ऑफ द बीम पे, सेंटर पे, एनीवेयर पे। तो नॉर्मली जो प्री स्ट्रेस वायर हम अरेंज करते हैं आपके अपर पार्ट पे, लोअर पार्ट पे, तो देखो क्या करेंगे हम भी, जब भी इसको अरेंज करेंगे, जब भी हम आपके बार को अरेंज करते हैं, तो जैसा आपको पता है कि ऊपर से पी लोड आएगा तो ये ऐसा जाएगा, ये आपका ऐसा जाएगा, यहां पे कंप्रेशन है, यहां पे टेंशन है। ठीक है, तो जो वायर को प्रोवाइड किया जाएगा वो आपके नॉर्मली प्री स्ट्रेस वायर को जो अरेंज किया जाता है वो लोअर पार्ट ऑफ द बीम पे अरेंज किया जाता है। ठीक है, यहां पे अरेंज किया जाएगा जो आपके ऊपर से आने वाले लोड को रजिस्ट कर सके, ऊपर से आने वाले लोड को रजिस्ट कर सके, तो लोअर पार्ट ऑफ द बीम पे हम इसको अरेंज करते हैं। ठीक है, एनीवेयर कहीं नहीं कर सकते, नॉर्मली कंडीशन में एनीवेयर नहीं करते हैं। यदि आपके ऊपर का लोड कम है, नीचे का लोड ज्यादा है, तो इसके ऊपर वाले पार्ट में ले जाते हैं हम। ठीक है, वो आपको पढ़ेंगे, आप पी टाइप की पढ़ते हैं, पी टाइप वायर, वो सब आप पढ़ते हैं। लेकिन हमेशा नॉर्मल कंडीशन में हमेशा हम वायर को लोअर पार्ट में ही डिजाइन करें, क्योंकि वहीं पे क्या होगा, वहीं पे आपके सबसे ज्यादा टेंशन होने के चांसेस रहते हैं। एंड बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बी आपका करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्री स्ट्रेस यूज फॉर द फैक्ट्री प्रोडक्शन। यदि आपको अपने कंक्रीट बार को या कंक्रीट सेक्शन स्पेसिमेन को फैक्ट्री प्रोडक्शन के लिए यूज करना है तो लॉन्ग लाइन मेथड यूज करेंगे, फ्रेशनाइट सिस्टम, मैग्नल ब्लेटन सिस्टम, ली मैकल सिस्टम यूज करेंगे। ओके, क्या हो गया तुम सबको क्लास में? बच्चे आज कम क्यों हैं? या तो आज सब मेला देखने गए हैं, मेला, या क्लास का टाइम जल्दी हो गया है? हाँ, क्लास का टाइम हो गया क्या? जल्दी 6:30 बजे बच्चे आ नहीं पाते हैं, सब लगे रहते हैं अपने अपने। अभी आपके पास एक नए टीचर आ रहे हैं जो आपको यूट्यूब पे क्लास देंगे। जैसे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ आरसीसी के, गुप्ता एंड गुप्ता के, वो किसी और टॉपिक के, और सब्जेक्ट के क्वेश्चन कराएंगे। वैभव सर का नाम सुना होगा आपने, बहुत से बच्चे पढ़े हैं उनसे बैच में, नाम तो सुना होगा वैभव सर का। तो वो भी आपकी जो क्लासेस हैं वो भी आपकी यूट्यूब पे रेगुलरली चलाएंगे, 8 बजे से क्लास रहेगी उनकी, तो वो मैं आपको बता दूंगा। मंडे से क्लास स्टार्ट होगी उनकी स्टार्ट, तो उस पर आप काम कर लेना, और दोनों पढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, तो गुप्ता जैसे मेरा चल रहा है आरसीसी, उनका कुछ और चल जाएगा, सोम चल जाएगा। जो सौरभ सर अभी बाहर है, जैसे आएंगे वो भी पढ़ाएंगे। ठीक है, टाइम नहीं मिल पाता उनको, उनकी कहीं गई नहीं है, कोई कोचिंग छोड़ नहीं दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, बट वो टाइम नहीं मिल पा रहा है उनको, उनके पास वहां पे रिसोर्सेज नहीं है जिससे आपको क्लास ले सकें। ठीक, चलिए
नेक्स्ट करते हैं मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्री स्ट्रेस यूज फॉर द फैक्ट्री प्रोडक्शन। यदि मैं आपके फैक्ट्री प्रोडक्शन की बात करता हूं तो हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट में हॉयर सिस्टम को यूज करते हैं। नाम सुना है क्या आपने? हॉयर सिस्टम का नाम सुना है क्या? ये जो हॉयर सिस्टम होता है इसी को हम आपके लॉन्ग लाइन मेथड बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, पहले वायर में प्री स्ट्रेस कर लेते हैं लोड को पहले, ठीक है। क्या करेंगे, पहले आपके लोड को यहां पे लगा लेंगे, उसके बाद यहां पे हम क्या करेंगे, आपके सेक्शन को ऐसे ऐसे कास्ट करेंगे इस वायर के ऊपर, फिर बाद में इसको कट कर देते हैं यहां से। क्या होता है, दिस इज द प्रोडक्शंस, फैक्ट्री प्रोडक्शंस के लिए हम इसी को यूज करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, आपका जो प्रोडक्शन है इसको हम यहां पे यूज करेंगे, इसको द लॉन्ग लाइन एंड द हॉवर सिस्टम। लेकिन यदि आपका जो स्पैन है वो बहुत ज्यादा होगा तो हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। मोस्ट कॉमन मेथड फॉर प्री स्ट्रेस यूज फॉर द फैक्ट्री प्रोडक्शन इज लॉन्ग लाइन मेथड एंड ए इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट करिए। कोई बात नहीं यार, यारी तो यारी होती है यार, वो हमसे हमेशा साथ ही रहती है। चलो नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी क्या होगा? ओके हाँ ठीक है, हाईवे में स्टार्ट कर दूंगा, उधर वो 100 में स्टार्ट कर देंगे। ओके चलो, select the incorrect statement. The loss of pre-stress is more in pre-tension system than the post-tension system. जो loss of pre-stress है वो आपके loss of pre-stress है वो आपका pre-tension system में ज्यादा होता है, post-tension system में कम होता है। Post-tension system has a greater certainty about its durability. For heavy load, large span in building or bridge, post-tension system is cheaper than the pre-tension system. None of the above. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है? बताइए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पता नहीं क्या हो गया, तुम सबको चुप चुप बैठे हैं, क्या हो गया भाई? छुट्टी रखनी तो बता देते, मुझे छुट्टी रखनी है आज क्लास की, चुप चुप बैठ गए हैं। बताओ, ना जवाब दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं। वैसे बोलते हैं गुप्ता से क्वेश्चन नहीं आते, हम जवाब नहीं दिए जा रहे। बताओ, गजब बेइज्जती है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। देखो, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इज मोर इन प्री टेंसिंग सिस्टम देन द पोस्ट टेंसिंग सिस्टम। ये तो करेक्ट है, क्योंकि आपको पता है कि प्री टेंसिंग सिस्टम के अंदर आपके 18% के लॉस होते हैं, जबकि पोस्ट टेंसिंग के अंदर आपके 15% के लॉस होते हैं। तो आपको ये चीज दिख रही होगी कि लॉस किस में ज्यादा रहेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका, अरे ऐसा कुछ नहीं है अभी, ठीक है सर। वो मुझे तो ऑथेंटिकेशन लगा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी, बट वैकेंसी जरूर आएगी। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि वैकेंसी ही खत्म हो जाए, चाहे वो कम दे, 250 दे, 300 दे, 400 दे, पर वैकेंसी जरूर आएगी। 2022 में आपका पेपर होगा, 2021 वाला, तो आप उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहें, पढ़ाई पे अपना कंसंट्रेट करिए फालतू की चीजों से, ठीक। अब बात करें, पोस्ट टेंसिंग सिस्टम हैज अ ग्रेटर सर्टेनिटी अबाउट द ड्यूरेबिलिटी। क्या ये बात सही है? जो पोस्ट टेंसिंग सिस्टम है उसमें लॉस कम होंगे तो ड्यूरेबिलिटी ज्यादा रहेगी, ये बात भी सही है। बात करते हैं फॉर हैवी लोड लार्ज स्पैन बिल्डिंग a post tensioning system is cheaper than the pre tensioning system। ये बात भी बिल्कुल सही है। यदि आपके हैवी लोड्स रहेंगे तो क्या होगा, उसमें इलास्टिक शॉर्टनिंग के चांसेस रहेंगे यदि आपने प्री टेंशन किया। पोस्ट टेंशन करोगे तो इलास्टिक शॉर्टनिंग नहीं होगी, और वहां पे आपके पास क्या होगा, हैवी लोड के लिए आप इस पे काम कर सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि पोस्ट टेंसिंग सिस्टम आपका चीपर रहेगा देन द प्री टेंसिंग सिस्टम। तो यहां पे ये सारे जो पॉइंट है ये आपके सही है। तो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो का डी, नन ऑफ द above is incorrect, all are the correct, ठीक है। चलिए, with the following losses of pre-stress occurs only in pre-tensioning then not in post-tensioning। बताओ इसका आंसर जल्दी बताओ कि इनमें से कौन सा आंसर ये रहेगा कि बताओ इसमें आपके pre-stress losses, pre-stress occurs only in pre-tension, मतलब इनमें से ऐसे कौन से लॉस हैं जो सिर्फ pre-tension में होते हैं और आपके post-tension में नहीं होते हैं। जल्दी जवाब दो क्विकली यार, थोड़ा मोटिवेशन लाओ अपने अंदर, पता नहीं क्यों बच्चों के अंदर मोटिवेशन कम लग रहा है मुझे। फटाफट जवाब दो यार, क्विकली क्विकली बताओ, इनमें से कौन सा लॉस नहीं होता है? अभी तो बताया सर आपने, वाह 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 लड़के। देखो क्या होगा, जो इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ द कॉन्क्रीट होती है वो आपके सिर्फ आपके प्री टेंशन में होता है, प्री टेंशन में होता है। पोस्ट टेंशन में हम इलास्टिक शॉर्टनिंग के पार्ट को नहीं देखते हैं। यदि आपने साइमल्टेनियसली एक साथ सभी वायर को स्ट्रेस किया है, ठीक है, क्या होगा, यदि आपने सारे जो बार हैं उनको साथ में स्ट्रेच किया है तो इलास्टिक शॉर्टनिंग सिर्फ आपके प्री टेंशन में होगी। दूसरा जो आपके पास, ये बात करता हूं मैं, यदि आपका फ्रिक्शन लॉस की बात आएगी तो जो फ्रिक्शन लॉस होते हैं वो सिर्फ आपके पोस्ट टेंशन में ही होते हैं, पोस्ट टेंशन में ही होते हैं। वहां पे आपने नाम सुना होगा, एक वोबल इफेक्ट का नाम सुना है क्या? वोबल इफेक्ट का नाम सुना है क्या आपने?
तो ये जो वॉबल इफेक्ट है वो भी होता है वहां पे। तो इलास्टिक शॉर्ट नहीं होता, कंक्रीट की बात की जाएगी तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। श्रिंकेज हो गया, क्रीप हो गया, लॉस ऑफ ड्यू टू फ्रिक्शन की बात आएगी तो ये सिर्फ आपके पोस्ट टेंशन में होंगे, ये सब में होते हैं, प्री हो या पोस्ट हो दोनों में होते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। आंसर क्या है फिर इसका? आंसर हो जाएगा ए, एंड ए इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सर आप बहुत जिल में पढ़ाते हैं, मतलब क्या कहना चाहते हो कविता जी? बहुत जल्दी पढ़ाते हैं, बहुत जल्दी पढ़ाते हैं। चलो मैं आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है, अब बोल दिया तो ओके ओके ओके, आराम से पढ़ाएंगे। ए प्री, शुरू शुरू में जो बच्चे आते हैं उनको ऐसे लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ोगे मुझसे तो आपको आदत पड़ जाएगी, आप मेरे यूज्ड टू हो जाएंगे। देखो, प्री स्ट्रेस लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन अकर्स ओनली इन पोस्ट टेंशन, ओनली इन प्री टेंशन, इन बोथ पोस्ट टेंशन एंड प्री टेंशन, नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखें इस बात को, जब भी मैं आपके पास प्री स्ट्रेस लॉस की बात करता हूं ड्यू टू फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन लॉस आपके सिर्फ ओनली पोस्ट टेंशन बीम में होते हैं। बीम में बोलूं, हाँ बीम बोल सकते हैं, प्रीटेंशन बीम में नहीं होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर आपके पास ए रहेगा, क्योंकि आपको पता है फ्रिक्शन तभी पैदा होगा जहां पे बॉन्ड नहीं होगा, जहां पे आपका बॉन्ड नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि प्री टेंशन मेंबर के अंदर बॉन्ड पाए जाते हैं, वहां पे पहले आपने वायर को स्ट्रेच आउट किया, उसके बाद अपने स्पेसिमेन कंक्रीट को वहां पे जमाया, तो वहां पे फ्रिक्शन नहीं होगा, वहां पे बॉन्ड होगा। लेकिन पोस्ट टेंशन में क्या होता है, हम आपके पास डक्ट छोड़ देते हैं और फिर उनसे वायर को पास करते हैं, तो वहां पे फ्रिक्शन के होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ओके, तो आंसर करेगा ए, एंड ए इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये बताइए, द कोएफिशिएंट ऑफ श्रिंकेज फॉर ए हाई ग्रेड कंक्रीट फॉर प्री टेंशन वर्क। प्री टेंशन वर्क के लिए यदि मैं आपके पास हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात करूं तो बताओ कोएफिशिएंट ऑफ श्रिंकेज कितना लिया जाता है? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बच्चे कम ही लग रहे हैं काफी आज, मुझे लग रहा है सब मस्ती में है आज, है दशहरा की तैयारी कर रहे हैं सब। सोहेल की क्लास नहीं चल रही है, वो भी कराऊंगा मैं। देखो डीएफसीएल का पेपर घुमा घुमा के पूछा था, अब क्या बताएं हम भी उसमें। पेपर ही करवाऊंगा मैं आपको डीएफसीएल वाला एक बार, यार हम भी देख लेते हैं कि भाई ऐसा क्या पूछा था, ऐसा क्या पूछा है। ठीक है आशुतोष जी। चलो, द कोएफिशिएंट ऑफ श्रिंकेज की मैं बात करूंगा फॉर द हाई ग्रेड कंक्रीट की मैं बात कर रहा हूं फॉर प्री टेंशन के केस में। तो यदि आप प्री टेंशन की बात करेंगे तो वो आपका 3 × 10 के 4 होगा फॉर प्री टेंशन के केस में, और यदि आप पोस्ट टेंशन की बात करेंगे तो वो आपका 2 × 10 के 3 अपॉन लॉग 10 बेस T प्लस के 2 होगा। इसमें जो टाइम पीरियड है वो आपका T टाइम पीरियड है फॉर एज ऑफ कंक्रीट, जहां पे आपने प्री स्ट्रेस किया होगा। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, एंड ए इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक बात तो ध्यान रखेंगे, जब भी आपको कोएफिशिएंट ऑफ श्रिंकेज की वैल्यू नहीं दी होगी तो आपको एज्यूम कर लेना 3 × 10 के 4 की वैल्यू को आप एज्यूम करके ही काम करेंगे इन द केस ऑफ प्री टेंशन मेंबर। पोस्ट टेंशन में आप इस फॉर्मूले पे काम करते हैं एंड यू हैव टू वर्क ऑन दिस। ठीक, चलेंगे आगे, नेक्स्ट करिए। विद द फॉलोइंग हैज अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनमें से किसके अंदर आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हाई रहेगी? बोलिए। प्लेन हॉट रोल्ड वायर, कोल्ड ड्रॉन वायर्स, हीट ट्रीटेड रोल्ड वायर, ऑल ऑफ द सेम हैव अ टेंसाइल स्ट्रेंथ। बताओ। तो ध्यान रखें इस बात को, देखो जो आपके हॉट रोल्ड वायर में बनते हैं उनमें क्या होती है, उनमें आपकी डक्टिलिटी ज्यादा होती है। डक्टिलिटी ज्यादा होगी मतलब वो खिंच जा सकते हैं, क्योंकि वो हॉट रोल्ड वायर में बनाए जाते हैं, हाई टेम्परेचर बनाए जाते हैं। लेकिन जो कोल्ड वायर होंगे उनमें आपकी डक्टिलिटी कम होगी, डक्टिलिटी उनके अंदर क्या होगी? कम होगी। हार्डनेस ज्यादा होगी, हार्डनेस ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि यदि मैं HYSD की बात करूं तो हाई यील्ड स्ट्रेंथ जो आपके पास होते हैं बार, वो आपके कोल्ड ड्रॉन वायर्स होते हैं। जो आपके हॉट रोल्ड वायर्स होंगे वो आपके माइल्ड स्टील होते हैं, जिनमें कार्बन कंटेंट काफी कम पाया जाता है और डक्टिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। क्या होगी? डक्टिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। तो प्लेन हॉट रोल्ड वायर की जगह हम जो हाई टेंसिल स्ट्रेंथ की बात करेंगे वो कोल्ड ड्रॉन वायर्स रहेंगे।
एंड बी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कार्बन कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक, चलो नेक्स्ट करिए। हाई कार्बन कंटेंट इन द स्टील बिकॉज, अपने आप बता दो ये तो, कि यदि आपका हाई कार्बन कंटेंट रहेगा तो आपके पास डिक्रीज इन टेंसाइल स्ट्रेंथ बट इंक्रीज इन डक्टिलिटी, डिक्रीज इन टेंसाइल स्ट्रेंथ बट डिक्रीज इन डक्टिलिटी, डिक्रीज इन बोथ टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी, इंक्रीज इन बोथ टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। यदि आपका कार्बन कंटेंट बढ़ता है तो आपकी डक्टिलिटी घटती है, डक्टिलिटी आपकी घट जाएगी, स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाएगी। तो मैं लिखूंगा, तो यहां तो सारे ऑप्शन गलत लिख रखे हैं, ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन ही गलत है। ये आपका इंक्रीज, दैट इज इंक्रीज इन टेंसाइल स्ट्रेंथ बट डिक्रीज इन डक्टिलिटी। एक बात ध्यान रखें, मैं आपसे पूछूं कि परसेंटेज कितना है कार्बन कंटेंट की, मैं बात करूंगा कि यदि मैं आपसे पूछूं कि कार्बन कंटेंट कितना परसेंटेज में यूज किया जाता है, कार्बन कंटेंट परसेंटेज बताओ, परसेंटेज इन HYSD बार, HYSD बार, जिससे उसकी डक्टिलिटी कम हो जाती है और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अब जवाब दो, अब जवाब दीजिए कि बताओ, मैं आपसे पूछा कि कार्बन कंटेंट हम यूज करेंगे HYSD बार के केस में, पर कंटेंट कितना रहेगा, कितना परसेंटेज यूज करेंगे, ये जवाब दीजिए मुझे। सभी बच्चे जवाब देंगे, और जिनको जवाब नहीं देना है वो ये करेंगे। 2 से 4% कार्बन कंटेंट पे इतनी वैल्यू आ जाएगी, क्या बात कर दिया आपने। चलिए, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर हाई टेंसाइल स्टील, यदि मैं HYSD की बार की बात करता हूं तो उसमें आपके पास, इसको हम बोलते हैं कि अपर यील्ड पॉइंट आपका नहीं आएगा। तो जब आपका अपर यील्ड पॉइंट या लोअर यील्ड पॉइंट की हम बात करते हैं वो नहीं आता, जैसे आपका एक कर्व है, ठीक है, तो ये क्या है, ये तो आपके माइल्ड स्टे कर्व है। कल को आपके पास HYSD बार होगी तो उनको पता नहीं चलेगा कि कहां पे इसका यील्ड हुआ, तो हम क्या करते हैं, वहां पे हम आपके इसके 0.2% पे स्ट्रेन लेते हैं और उस स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होती है उसी पे हम आपके डिजाइन करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी की वैल्यू को हम यहां पे प्रूफ स्ट्रेस बोलते हैं, प्रूफ स्ट्रेस, एंड दैट इज प्रूफ स्ट्रेन। ये आपका प्रूफ स्ट्रेन है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो जो 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस पे हम यहां पे काम करेंगे। 4 से 6% बता रहे हैं, नहीं जानता हूं सर, तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा यहां पे, डज नॉट शो अ डेफिनेट यील्ड पॉइंट बट इज डिफाइंड बाय द 0.2% ऑफ द प्रूफ स्ट्रेन। तो ये क्या होगा, ये आपके प्रूफ स्ट्रेस पे काम करेगा, एंड आंसर रहेगा यहां पे सी, एंड सी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्या आगे, मैं चलता हूं आगे, फिर मैं सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। इलास्टिक मॉडुलस ऑफ हाई टेंसाइल स्ट्रेस इज नियरली द सेम एज दैट ऑफ द माइल्ड स्टील। इलास्टिक मॉडुलस ऑफ हाई टेंसाइल स्ट्रेस इज मोर देन दैट ऑफ द माइल्ड स्टील। Carbon percentage in high carbon steel is less than in the mild steel. High tensile steel is cheaper than the mild steel. बताओ मुझे कि जो इलास्टिक मॉडुलस की बात करूंगा मैं, इलास्टिक मॉडुलस टेंसाइल स्ट्रेस इज नियरली द सेम एज दैट ऑफ द माइल्ड स्टील। मेरे पास इलास्टिक मॉडुलस है किसका, हाई टेंसाइल स्टील का, और मेरे पास माइल्ड स्टील का, क्या ये दोनों सेम रहते हैं। ठीक है, कार्बन परसेंटेज हाई इन कार्बन स्टील देन द माइल्ड स्टील। देखो क्या है कि यदि मैं इसमें ऑप्शन की बात करूं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, तो जो आपका ए ऑप्शन है वो भी मुझे करेक्ट लग रहा है। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, आपको पता है कि यदि आप M250 भी लेंगे तब भी आपके पास E की वैल्यू 2 × 10⁵ ही रहेगी, न्यूटन पर mm स्क्वायर, और यदि आप कल को HYSD बार भी लेंगे तब भी आपके पास यही रहेगी। तो दोनों में आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम ही रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका सही है, पर कार्बन परसेंटेज इन हाई कार्बन स्टील इज लेस देन द माइल्ड स्टील। ठीक है, अब देखो ये कार्बन स्टील की बात कर रहा है और ये आपके माइल्ड स्टील की बात कर रहा है, तो यदि मैं HYSD बार लूं तो हम बोलते हैं हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। क्या ये स्टील बार होती है। ठीक है, क्या होगा ये, क्या ये डिफॉर्म बार होगी। तो इसमें से जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर रहेगा कि हो सकता है कि जो कार्बन कंटेंट वाली स्टील है उसमें आपका परसेंटेज ज्यादा है तो वहां पे आपके पास माइल्ड स्टील ज्यादा हो, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस कि आप किस वाले कार्बन कंटेंट की बात कर रहे हैं, या फिर आप किससे कंपेयर कर रहे हैं, कार्बन स्टील से कंपेयर कर रहे हैं आप माइल्ड स्टील की। लेकिन माइल्ड स्टील के अंदर क्या होता है, कार्बन कंटेंट कम होता है, तभी तो डक्टिलिटी ज्यादा होती है, तभी तो डक्टिलिटी ज्यादा होगी। बट जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर रहेगा वो आपका ए रहेगा,
ए इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो कर्व होता है, जो कर्व जाएगा आपके पास मॉडुलस इलास्टिसिटी का, उसमें स्लोप ये थीटा और ये थीटा दोनों सेम रहते हैं। ये आपके कंप्रेशन में, टेंशन में, कंप्रेशन दोनों में आपके थीटा की जो वैल्यू है वो सेम ही रहती है, इसलिए आपका मॉडुलस इलास्टिसिटी सेम ही रहेगा। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट करिए, क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्रोल्ड इन कॉन्क्रीट टू बी यूज फॉर द प्री टेंशन used to be pre-tension and the post-tension work respectively should not be less than 35 MPa, 42 MPa, 42, 35, 42, 53, 53, 42। बताइए आंसर क्या होगा इसका? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। वेल्ड, जो वेल्ड होता है वो भी घट जाता है। देखो, क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रोल्ड कॉन्क्रीट टू बी यूज फॉर द प्री टेंशन। आपको पता है कि प्री टेंशन के केस में आप जो मिनिमम ग्रेड यूज करते हैं वो आपका बड़ा ग्रेड होता है, क्योंकि वहां पे लॉसेस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे हम आपके M40 ग्रेड को यूज करते हैं। यदि मैं आपके पोस्ट टेंशन की बात करूं तो यहाँ पे हम आपके M30 ग्रेड को यूज करेंगे, M30 ग्रेड को यूज करेंगे। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट जो आंसर रहेगा यहाँ पे वो आपका बी रहेगा। बी आ रहेगा सभी का, बी रहेगा। एंड बी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो आपके IS कोड का रिकमेंडेशन है वो तो ये है 40 और 30, बट ऑप्शन में आपको नहीं दे रखा है, तो हम इस पे काम करेंगे। तो आंसर क्या रहेगा इसका? बी रहेगा, एंड बी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कोल्ड ड्रोन हाई स्टील वायर। बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लिखा हुआ है आपसे कि अल्टीमेट जो स्ट्रेंथ रहेगी यदि आप कोल्ड ड्रोन की बात कर रहे हैं, तो कोल्ड ड्रोन मतलब क्या कि आप HYSD की बात कर रहे हैं या फिर हाई यील्ड स्ट्रेंथ वाली की बात कर रहे हैं। तो यदि आपने डायमीटर ऑफ द बार को बढ़ाया तो आपके पास जो स्ट्रेंथ रहेगी वो घटेगी या बढ़ेगी? ये क्वेश्चन है आपके। सर थोड़ा जूम कर दो। जूम नहीं हो पाएगा बेटा, इतना ही रहेगा ये। बताइए आंसर क्या होगा इसका? देखो, जब भी आप क्या करेंगे, अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात करेंगे कोल्ड ड्रोन वायर में, यदि आपने डायमीटर बढ़ाया तो वहां पे जो नेकिंग होती है, जो आपके सेक्शन की नेकिंग होती है वो जल्दी हो जाएगी। यदि आपका डायमीटर छोटा होगा तो नेकिंग देर में होगी। ठीक है, तो जितना आपका डायमीटर रहे बढ़ेगा उतनी आपकी स्ट्रेंथ कम रहेगी, डायमीटर छोटा होगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। एंड बी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ की बात नहीं की गई है, यहाँ पे आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात की गई है, जो बाद में आएगा, जो आपका बाद में आएगा यहां पे आके। ठीक है, उसकी बात की गई है। सर परसेंटेज तो बता दो कार्बन का कितना यूज करेंगे। तो जब भी हम कार्बन कंटेंट की बात करते हैं फॉर द HYSD बार, दिस इज 20%। ये आपका 20% होता है। क्या रहेगा? 20%। टोटल कंटेंट का 20% कार्बन कंटेंट यूज करते हैं, ठीक, ना कि 2%, 4%। ओके, प्री स्ट्रेस लॉसेज इन पोस्ट टेंशन एंड प्री टेंशन बीम आर रिस्पेक्टिवली। ये सब आपके प्री स्ट्रेस कंक्रीट के क्वेश्चन है कि मैं पूछूं आपसे कि जो प्री स्ट्रेसिंग लॉस है पोस्ट टेंशन मेंबर में और प्री टेंशन मेंबर में कितने कितने होते हैं? प्री टेंशन में और पोस्ट टेंशन मेंबर में कितना कितना होगा? जल्दी बताइए क्विकली। जो आंसर इसका, जो इसका आंसर बी दे रहे हैं, चलो बी वाले भी हैं क्या? बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बी वाले कितने हैं भैया? बालक चालाक हो गए हैं। तो पहले आपको पोस्ट टेंशन दे रखा है, फिर आपको प्री टेंशन दे रखा है। पोस्ट टेंशन में आपके लॉसेस कम होते हैं, दैट इज 15%, और ये आपके 20% के करीब होंगे, ये आपको पता है। वैसे तो 18% ही होते हैं, पर 20% मान सकते हैं हम। तो ए इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत तेज हो रहे हो, ठीक है, सारे बच्चे ए वाले हैं, बहुत तेज बालक हो रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 152 करिए। In concrete, use of angular crust aggregate in place of a natural rounded aggregate affect direct tensile strength, split tensile strength, flexible tensile strength, compressive strength। ये बोल रहा है कि यदि मैंने एंगुलर क्रश एग्रीगेट को यूज किया एज कंपेरिजन टू द राउंडेड एग्रीगेट, आपने एक तो राउंडेड एग्रीगेट यूज करे थे, अब आपने उसकी जगह एंगुलर क्रश एग्रीगेट को यूज किया, तो उससे क्या चेंजेस आएंगे वो आपसे पूछा गया है। देखो क्या होता है, यदि आपने एंगुलर एग्रीगेट को यूज किया तो ये आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये आपके क्यूबिकल एग्रीगेट के जैसे होते हैं। लेकिन यदि आप राउंडेड एग्रीगेट को यूज करेंगे अपनी कंक्रीट के अंदर, तो ये आपकी वर्केबिलिटी को बढ़ाएंगे, ये आपकी वर्केबिलिटी को बढ़ाएंगे, लेकिन स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं, स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं।
ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन यदि मैं इसके यदि बात करूं कि किसको सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा, दैट इज द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। बैंडिंग की बात करते हैं हम हमेशा, जब भी आपके कंक्रीट की बात की जाएगी कि आपने एग्रीगेट पे सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका हुआ, तो इंपैक्ट देखा जाता है कि भाई एग्रीगेट का इंपैक्ट वैल्यू कितनी है, एंड द इंपैक्ट इज डिपेंड ऑन द फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये आपकी हमेशा फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। एंड सी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी आपका बहुमूल्य उत्तर है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पे। ये करिए, रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टू द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। बोलिए। तो देखो, यदि मैं यहां पे बात करता हूं रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मैं मानता हूं कि मेरे पास ये एफसीके है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ मेरे पास क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ में मान लूं कि मेरे पास ये फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ दे रखी है, क्योंकि वही हम मेजर करते हैं, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये क्या होगा मेरे पास, ये आपका हो जाएगी 0.7 रूट एफसीके। ठीक है, तो ये इससे कट गया, तो ये आपका बचा रूट एफसीके। तो जैसे जैसे आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। और आपको ये पता है कि जो कंक्रीट है वो एज के साथ अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और सीमेंट घटाता है। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा यहाँ पे ए, एंड ए इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करो। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड द ग्रेडिंग ऑफ फाइन एग्रीगेट इज डिवाइडेड इनटू। बोलिए आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि यदि मैं इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बात करूं तो ग्रेडिंग ऑफ फाइन एग्रीगेट इज डिवाइडेड इनटू, तो जो ग्रेडिंग होगी फाइन एग्रीगेट की उसको आप कितने फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे। तो यदि मैं बात करूं कि एज पर द फाइनेस्ट मॉडल्स के हिसाब से बात करेंगे, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने आपके फाइन एग्रीगेट को बोला कि आप इसको मीडियम साइज में, इसको आप फाइन साइज में, इसको आप कोर साइज में, 3 साइज में डिवाइड करिए। लेकिन एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड इसमें आपको 4 जोन में डिवाइड किया गया है। 4 जोन में, जोन 1 से लेके जोन 4 तक, ये आपको बात करेगा 4 जोन तक। यहां पे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी एग्रीगेट फाइन होते जाएंगे, मतलब एग्रीगेट 4th आपका ज्यादा फाइन रहेगा और एग्रीगेट जो फर्स्ट जोन का होगा वो आपका कम फाइन रहेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आंसर क्या है इसका, आंसर रहेगा यहां पे 4 जोन, एंड सी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी आपका करेक्ट आंसर है। आ रही है बात में सभी को। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये करिए, आप कर दो अपने आप इस क्वेश्चन को। कॉस्ट टू फाइन, बिल्कुल बढ़िया बात। ठीक है, टाइम चेंज करना है क्लास का, बता दो मुझे एक बार। यदि क्लास का टाइम चेंज करना है कि 7 बजे से कर लो, सर 7:30 से कर लो, तो 7:30 से ही कर लेते हैं क्लास, क्योंकि मुझे लगता है बच्चे 6:30 बजे आ नहीं पाते हैं सारे के सारे। यदि टाइम चेंज करना है तो बता देना मुझे कि 6:30 की जगह 7:30 कर लो सर। 7:30 to 8:30 9 बजे तक, 9 बजे तक क्लास कर लिया करेंगे। 1 घंटा क्लास बहुत होती है। ठीक, चलो। आपको लिखा हुआ है कि लाइट वेट कॉन्क्रीट एग्जिबिट अ हायर श्रिंकेज देन द नॉर्मल वेट कॉन्क्रीट। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द लाइट वेट कॉन्क्रीट इज लोअर देन दैट ऑफ द नॉर्मल वेट कॉन्क्रीट। तो लाइट वेट कॉन्क्रीट आपके पास क्या होती है, हायर श्रिंकेज रखते हैं देन द नॉर्मल कॉन्क्रीट से। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लाइट वेट कॉन्क्रीट इज लोअर देन दैट ऑफ द नॉर्मल वेट कॉन्क्रीट। देखो क्या होते हैं, लाइट वेट कॉन्क्रीट आपके ज्यादा श्रिंकेज रखते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं, उनके अंदर होते हैं पोर्स, और जब पोर्स होंगे इनके अंदर तो वहां पे पानी भरेगा, और पानी भरेगा तो फिर वो आपका इवेपोरेट रहेगा। ठीक है, क्या होगा, वो आपका इवेपोरेट रहेगा। इवेपोरेट हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि लाइट वेट कॉन्क्रीट एग्जिबिट अ हायर श्रिंकेज देन द नॉर्मल वेट ऑफ द कॉन्क्रीट। और दूसरा क्या है, दूसरा आपका ये है कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो भी आपकी लाइट वेट कॉन्क्रीट की कम होती है, क्योंकि क्या होता है उसके अंदर जो एग्रीगेट है वो हम यूज नहीं करते हैं, फाइनल एग्रीगेट को हटा देते हैं, तभी तो वो आपका लाइट वेट बनता है देन दैट ऑफ द नॉर्मल वेट कॉन्क्रीट। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज, तो आंसर जो रहेगा, आंसर रहेगा आपके पास बी, एंड बी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि जो आपका रीजन है वो एसएसएन को नहीं बता रहा है। यहां पे हमने आपके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात की और यहां पे हमने श्रिंकेज की बात की, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट जो आंसर रहेगा वो आपका बी रहेगा, वो आपका बी रहेगा। ठीक है, देखो जब भी आप बी को आर को पढ़ो और आर में से आपको ए निकल के आए तो समझ लेना कि आपका ये इसको एक्सप्लेन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, एंड्योरेंस लिमिट ऑफ द माइल स्टील इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू,
जो एंड्योरेंस लिमिट होती है वो आपके माइल्ड स्टील की क्या होती है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, बोलिए बोलिए। तो देखो क्या होगा, जब भी मैं आपके पास, पहली बात तो ये कि बताओ कि जो एंड्योरेंस लिमिट होती है वो क्या होती है? ठीक है, यदि मैं आपके पास एंड्योरेंस लिमिट की बात करता हूं तो ये वो लिमिट होती है जिसके नीचे यदि कोई भी लोड ऐड करेगा, इस वैल्यू के नीचे यदि कोई भी आपका लोड ऐड करेगा तो वहां पे आपका मेंबर फेल नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड द एंड्योरेंस लिमिट। ठीक है, जैसे एंड्रोमास भी होता है, लोग एंड्रोमास खाते हैं। तो ऐसे क्या होगा कि यदि मैं आपके पास बोलूं कि एंड्योरेंस लिमिट मेरे पास क्या होगी, तो बेसिकली डिफरेंट टाइप के जो स्टील मेंबर रहेंगे वहां पे जो एंड्योरेंस लिमिट होती है वो अपनी अल्टीमेट स्ट्रेस के या अल्टीमेट स्ट्रेंथ के 1/2 होती है। जितनी आपकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऐड करी होगी उससे नीचे ये आपका ऐड करेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आंसर करेगा, इसका आंसर रहेगा बी, एंड बी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। काफी अच्छे क्वेश्चन है गुप्ता के अंदर। ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो मजा भी आएगा पढ़ने में आपको। एनएचपीसी का एग्जाम कब है? अभी उसका सिलेबस नहीं आया वैसे तो ऑफिशियली, पर उसकी प्रिपरेशन भी हम साथ में करेंगे। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन आपके काम में आएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बताइए आंसर क्या होगा। विद इंक्रीज इन रेट ऑफ लोडिंग ड्यूरिंग टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम, नन ऑफ द अबव। यदि मैं बात करूं कि इंक्रीज द रेट ऑफ लोडिंग ड्यूरिंग द टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेन सेम, नन ऑफ द अबव। जैसे जैसे आप अपने रेट ऑफ लोडिंग को बढ़ाएंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपके कंक्रीट की बढ़ेगी या घटेगी? सर मेरे सवाल का जवाब दो। ठीक है भैया, रिकॉर्डेड रहेगी, डिलीट नहीं होगी वीडियो, आप देख सकते हो। ठीक है, डिलीट तो मैं इसलिए कर देता हूं कि बच्चे आते नहीं है लाइव क्लास के अंदर, इसलिए कर देता हूं। मेरा और कोई इंटेंशन नहीं है, बस ये कि क्लास के अंदर आओ, प्रेजेंट रहो क्लास के अंदर, नहीं तो मुझे सब करने पड़ेंगे। ओके, चलो। विद द इंक्रीज इन रेट ऑफ लोडिंग ड्यूरिंग द टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम, नन ऑफ द अबव। तो यदि मैं रेट ऑफ लोडिंग की बात करूंगा, जैसे जैसे आप रेट ऑफ लोडिंग को बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जो कंक्रीट होगी वो 7 डे की स्ट्रेंथ देगी, 28 डेज की स्ट्रेंथ देगी, और यहां पे ये अपनी फुल्ली स्ट्रेंथ 99% या 100% जो स्ट्रेंथ होती है वो आपके 20 डेज में आ जाती है कंक्रीट के अंदर। तो यदि आ जाएगी, उसके बाद यदि लोड आएगा भी तो उसको वो झेल लेगा, और कम लोड आएगा तो वैसे भी झेल लेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि यदि आपका रेट ऑफ लोडिंग बढ़ेगा तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लेकिन यदि मैं आपके पास ये बात सीमेंट के अंदर करूंगा तो सीमेंट के अंदर ये बात नहीं होती है। यदि आप रेट ऑफ लोडिंग को लगाओगे भी तो स्ट्रेंथ वहां पे घट जाएगी। ओके, तो आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा यहां पे ए, एंड ए इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट। हाँ, ऐसे बोल सकते हैं जब तक क्रैक नहीं होंगे। ठीक है, नहीं कर रहे हैं जुल्म भाई, कहां कर रहे हैं हम जुल्म। चलिए बताइए आंसर क्या है इसका। इन ए गिवन एग्रीगेट कंटेंट इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो। देखो, यदि मैं यहां पे बात करूं, यदि मैं यहां पे बात करूं कि गिवन एग्रीगेट कंटेंट इंक्रीज द वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ेगा तो आपकी वर्केबिलिटी बढ़ेगी, आपकी जो कंक्रीट होगी उसको आप इजीली यूज कर पाएंगे। इजीली यूज कर पाएंगे तो उसके अंदर वाटर कंटेंट बढ़ेगा। वाटर कंटेंट बढ़ेगा तो ध्यान रखना हमेशा, श्रिंकेज कहां होते हैं? श्रिंकेज वहां होते हैं जहां पे पानी अच्छा होता है। ठीक है, जहां पे पानी अच्छा होगा, जहां पानी ज्यादा होगा वहीं पे आपके इवेपोरेशन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि फॉर ए गिवन एग्रीगेट कंटेंट इंक्रीज द वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट इंक्रीज द श्रिंकेज, ये आपके श्रिंकेज को बढ़ाएंगे। क्या बोल रहे हैं सर? आपने मेरे कमेंट पर ध्यान नहीं दिया। देवेंद्र सिंह जी बताइए क्या कमेंट है आपके। सर बताओ एनएचपीएससी में अच्छा स्कोर कैसे करें। ठीक है, मैंने आपको एक वीडियो बनाई है, वैसे भी चैनल पे पड़ी हुई है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पे काम करिए। वैसे पेपर जो करवाया पहले गेट के थ्रू हुए हैं, एग्जाम जो हुए हैं, जो आपको मैंने जो एनालिसिस किया है वो गेट के थ्रू किया है, क्योंकि एनएचपीसी कई बार गेट के थ्रू भी एग्जाम लिए हैं। ओके,
तो मैंने उसके बेस पे बताया कि आपको एनवायरमेंटल एनर्जी पे काम करना पड़ेगा, जो सिलेबस आया था। अभी कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है, तो जैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा यार। और जो बता चुका हूं वो आप देख लीजिए एक बार, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करिए। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि ए नेट लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू एयर entrainment of a richer mix is higher than that of the leaner mix. Effect of air entrainment on improving the workability is smaller in richer mix than in the leaner mix. Select the answer based on the coding system given below. बताइए आंसर क्या होगा इसका? तो क्या होगा यदि मैं यहां पे बात करूं कि एसएसएन की बात करूं, द नेट लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू एयर एंट्रेनमेंट ऑफ अ रिचर मिक्स इज हायर देन दैट ऑफ द लीनियर मिक्स। देखो क्या होगा। अब हम बात करते हैं कि लीनर मिक्स क्या होते हैं, रिचर मिक्स क्या होते हैं। जिन कंक्रीट के अंदर सीमेंट कंटेंट ज्यादा होता है, जिसमें क्या होगा, इसमें आपका सीमेंट कंटेंट ज्यादा होगा, वो आपके ज्यादा रिचर रहेंगे, सीमेंट कंटेंट ज्यादा रहेगा। और जिसमें आपके पास लीनर मिक्स होंगे उनमें क्या होगा, उनमें आपका सीमेंट कंटेंट कम रहेगा। अब देखो, नेट लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू एयर एंट्रेनमेंट ऑफ रिचर मिक्स हायर देन दैट ऑफ द लीनर मिक्स। क्या ये ऑप्शन सही है क्या? देखो, जब भी मैं आपकी बात करूंगा कि नेट लॉस की बात कर रहा हूं मैं स्ट्रेंथ ड्यू टू एयर एंट्रेनमेंट ऑफ द रिचर मिक्स। एयर एंट्रेनमेंट क्या होते हैं? एयर एंट्रेनमेंट मतलब ये होता है कि जो आपने एयर बबल्स बनाए उनसे आपकी वर्केबिलिटी बढ़ जाए, लेकिन स्ट्रेंथ आपकी क्या होगी, घटेगी। अब जब क्या होगा, जब हम एयर बबल्स को यूज करेंगे तो एयर बबल्स को वहां पे लेके जाएंगे जहां पे सीमेंट कंटेंट होगा और पानी होगा। तो यदि आपका रिचर मिक्स होगा तो सीमेंट के साथ पानी की जो एफिनिटी है वो बहुत ज्यादा होगी। तो जहां पे आपके पास रिचर मिक्स होगा, जहां पानी ज्यादा होगा, जहां सीमेंट ज्यादा होगा, वहां पे एयर एंट्रेन को आप ज्यादा यूज कर पाएंगे और वर्केबिलिटी को बढ़ा पाएंगे। और वर्केबिलिटी को बढ़ा पाएंगे तो स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाएगी, वर्केबिलिटी को बढ़ाएंगे तो आपकी स्ट्रेंथ घट जाएगी, सॉरी, ठीक है? क्या होगी? स्ट्रेंथ घट जाएगी। तो आंसर क्या रहेगा इस बार? नेट लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू एयर एंट्रेनमेंट ऑफ रिचर मिक्स इज हायर देन दैट ऑफ द लीनर मिक्स। ये ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि क्या होता है, एयर एंट्रेनमेंट और इंप्रूविंग द वर्केबिलिटी स्मॉलर इन रिचर मिक्स देन द लीनर मिक्स। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो रीजन भी सही है आपका, तो दोनों ऑप्शन आपके सही लग रहे हैं एंड ए इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बोलिए, क्या ए आंसर आपका सही है? अब देखो, इफेक्ट ऑफ एयर एंट्रेनमेंट ऑन द इंप्रूविंग द वर्केबिलिटी इज स्मॉलर इन रिचर मिक्स देन द लीनर मिक्स। ये ऑप्शन आपका गलत है, ये ऑप्शन आपका गलत है। क्यों भाई? देखो, जब मैंने बोला कि यदि आपके पास सीमेंट ज्यादा होगा तो सीमेंट के साथ पानी भी ज्यादा होगा, सीमेंट के साथ पानी ज्यादा होगा तो उसको बाहर निकालने के लिए आप एयर बबल्स को यूज करेंगे और वर्केबिलिटी को बढ़ाएंगे और स्ट्रेंथ घट जाएगी। तो ये ऑप्शन सही है, लेकिन ये बोल रहा है कि इफेक्ट ऑफ एयर एंट्रेनमेंट ऑन द इंप्रूविंग द वर्केबिलिटी इज स्मॉलर इन रिचर मिक्स। ये बात गलत है। वर्केबिलिटी बढ़ाने का जो प्रोसेस है वो रिचर मिक्स में ज्यादा है, क्योंकि वहां पे पानी ज्यादा आपके पास अवेलेबिलिटी है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि यहां पे आंसर आपका ए नहीं होगा, ए आपका सही है और आर आपका फॉल्स रहेगा एंड सी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करिए। A bond strength between the steel and reinforced and concrete is affected by steel property, concrete property, shrinkage of the concrete. करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा बताइए? देखो, यूकेएससी एई वाले एग्जाम में तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको तिवारी जी। और जो आपका ड्रॉटमैन वाला है, ड्राफ्टमैन होता है वैसे तो, ड्रॉटमैन के एग्जाम में आपका हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन और सर्वे ज्यादा आता है। ठीक, वो ज्यादा आएगा आपका। बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? बोला गया आपसे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ बिटवीन द स्टील रेनफोर्समेंट एंड द कंक्रीट इज अफेक्टेड बाय स्टील प्रॉपर्टी, कंक्रीट प्रॉपर्टी, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। द करेक्ट आंसर इज गिवन बिलो। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो आपकी स्टील की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है, कंक्रीट पे डिपेंड करती है और श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट पे भी डिपेंड करेगी। ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर एंड डी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। Impact strength of concrete increase by using a smaller maximum size of aggregate, aggregate with a high modulus velocity, aggregate with the low Poisson ratio.
इंपैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कब आपकी इंक्रीज होगी? देखो, जब भी आपकी इंपैक्ट स्ट्रेंथ पे बात की जाए तो इंपैक्ट स्ट्रेंथ डिपेंड करता है आपके लोडिंग कंडीशंस पे, लोडिंग कंडीशन पे आपका डिपेंड करता है। और दूसरा, जितना आपका साइज छोटा होगा तो जो होगा इंपैक्ट जो होगा वो आपके पी बाई एरिया पे डिपेंड करेगा। अब जो इंपैक्ट स्ट्रेंथ आपको बढ़ानी है तो आप एरिया कम करिए, तो क्या होगा, सरफेस एरिया जितना कम रहेगा, तो सरफेस एरिया यदि मैं ज्यादा की बात करूंगा तो स्मॉलर साइज ऑफ एग्रीगेट पे आपके सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा और उससे आपका लोड कम एक्ट करेगा आपके एग्रीगेट पे। तो स्मॉलर मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट आपके पास यदि रहेंगे तो आपकी इंपैक्ट स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। एग्रीगेट विद हाई मॉडुलस वेलोसिटी, ये जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल एग्रीगेट का आप मॉडुलस वेलोसिटी पे काम करें, आप एज आ पूरा जो स्ट्रक्चर है उसके मॉडुलस वेलोसिटी पे काम कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल एग्रीगेट की यदि बात करेंगे तो मॉडुलस वेलोसिटी पे आपकी इंपैक्ट वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। ठीक। तीसरा, एग्रीगेट विद लो पोजीशन रेशियो, हाँ जी, यदि पोजीशन रेशियो कम होगा तो उसमें आपका डायमेंशन चेंज कम होगा, डायमेंशन चेंज कम होगा तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इंपैक्ट स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट एंड थर्ड आपका करेक्ट रहेगा एंड सी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट करिए, ये करिए क्वेश्चन नंबर 164 करिए। 164, इफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट है and tetra calcium aluminum ferrite to the 28 days strength hydrated ordinary Portland cement are respectively W, X, Y, Z, then बताइए। बताइए, if the contribution of the tricalcium silicate, dicalcium silicate, tricalcium aluminate and tetra aluminum ferrite to the 28 days strength hydrated ordinary Portland cement are respectively, बताओ सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी 28 डेज में? यदि मैं डेज की स्ट्रेंथ की बात करूं तो ट्राइकैल्शियम सिलिकेट की जो स्ट्रेंथ होती है 28 डेज में सबसे ज्यादा रहेगी। ठीक है, सबसे ज्यादा जो कंटेंट होता है आपका C3S होता है। उसके बाद जो आपके पास कंटेंट रहता है वो आपका डाइकैल्शियम सिलिकेट होता है, क्योंकि C3S जो आपका C3S है प्लस के C2S है, ये दोनों मिला के ही आपका 70% आपका होता है। पूरा ये क्या है, ये आपके बॉक्स कंपाउंड है, ये आपके बॉक्स कंपाउंड है, इनका 70% तो ये पाया जाता है, तो WX रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद आपका डाइकैल्शियम सिलिकेट हो गया, फिर ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट रहेगा जो आपका Y रहेगा, तो WXYZ। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका, ऑप्शन होगा आपके पास A, एंड A इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि जो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फ्लोराइड होता है जो उसको हम C4AF बोलते हैं, ये सबसे कम पाया जाता है, दैट इज इक्वल टू 7%, और जो C3A होता है वो आपका 12% से ऊपर पाया जाता है। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहां पे A रहेगा, A इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट बोलोगे आपसे द इनिशियल एंड द फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ अ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आर अप्रोक्सीमेटली रिलेटेड टू। यदि मैं आपके पास इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम की बात करूं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की, अप्रोक्सीमेटली किससे रिलेट होंगे? तो इनिशियल जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो ये बोलता है कि जो फाइनल सेटिंग टाइम आपके पास रहेगा वो आपका 600 प्लस के 1.2 इंटू टी टाइम्स रहेगा। आपको पता है कि यदि मैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बात करूं तो आपका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो आपका होता है 30 मिनट्स मिनिमम, और मैक्सिमम आपका हो सकता है 600। ठीक है, 600 मिनट मतलब क्या हो गया, 10 घंटे, 10 आवर्स हो सकता है। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा यहां पे क्या रहेगा, करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहां पे, डी रहेगा, एंड डी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि आपको जो टाइम पर दे रखा है वो आपको किस में दे रखा है, मिनट में दे रखा है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफी है, और मुझे लगता नहीं कि आपको मजा आ रहा है इसमें पढ़ने में यार। ठीक है, बच्चे क्लास में आते ही नहीं है। आपको यदि लगता है कुछ और सर स्टार्ट करिए, और वी आर वेरी टायर्ड अबाउट इट कि क्वेश्चंस करते रहे, हम पक चुके हैं कर करके। तो आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं किस चीज पे ज्यादा काम करूं, एंड वी हैव टू फोकस ऑन दिस। वैसे हम जो मंडे से स्टार्ट करने वाले थे, जो मैंने और व्यवस्था ने सोचा था, वो सोचा था आपके पास कि हम आपके मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन पे काम करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन पे काम करेंगे, जो हम मंडे से करने वाले थे, कि हम बस आपको सब्जेक्ट के नाम बता देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम आपको सब्जेक्ट के नाम बता देंगे और उस पर आप काम कर सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि
आप मिक्स प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। वी हैव टू वर्क ऑन दिस। जो आपको लगता है कि हाँ सर इस पे काम करिए और इसी का ज़माना है आज और इस पे हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो हम वी हैव टू वर्क ऑन दिस। तो मंडे से जो हम काम करने वाले थे वो मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे करने वाले थे कि आपको 5-4 सब्जेक्ट दे देंगे, इनके ही मिक्स प्रैक्टिस पे काम करेंगे, ठीक। और जो आपके सब्जेक्ट वाइज है, सब्जेक्ट वाइज जो मैं आपको करा रहा था रिवीजन, वो जैसे आपके पेपर पास में आएंगे और उस पेपर के पास में आते ही हम क्या करेंगे कि 5-5 घंटे की क्लास मैराथन ही कर देंगे, उसमें हर सब्जेक्ट को 5 घंटे के अंदर ही कंप्लीट कर देंगे। मैंने ये सोचा था, ठीक है, बट सब चीज़ चलती नहीं है, जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है। और अभी यही रहेगा कि सब्जेक्ट वाइज क्लास हम तब देंगे जैसे आपके एग्जाम पास में आने वाले होंगे। अभी जैसे एग्जाम आने वाले हैं सभी सभी, तो उसमें क्या होगा, उसमें पूरा YCT करा दो हाँ, तो क्या करेंगे उसमें मैं तो आप वो जो वैभव सर हैं वो तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे और मैं आपको जो कराने वाला हूँ वो करवाने वाला हूँ सब्जेक्ट वाइज 5 घंटे के अंदर सब्जेक्ट कंप्लीट, ठीक है, वो हम करने वाले थे। अब देखते हैं जो चलेगा। ओके, चलो मिलते हैं फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफी है। हाँ, जे के लेवल का ही पढ़ा रहा हूँ मैं, वो क्या पढ़ा रहा हूँ, JEE कुछ कुछ नहीं होता यार। आप यहाँ पे आप सोचो कि ये बार मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, एग्जाम का बार यहाँ पे होता है, आपने एग्जाम के लेवल भी देखे होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो मैं आपको करा रहा हूँ ये औरों के लिए फर्जी क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, इन पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। बट यू हैव टू सपोर्ट ना, कि यदि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा है ना, कोई फायदा नहीं है ना फिर, यदि आप सपोर्ट नहीं करोगे। मैं तभी पढ़ाऊंगा जब आप सपोर्ट करोगे, सपोर्ट की जरूरत है आपकी। मैं प्यार का भूखा हूं, पैसा तो बहुत है अपन के पास है, बस वही चाहिए होता है, आप वो देते नहीं हो। मुझे लगता है, मुझे पता है कि देखो आजकल क्या है कि आप सब का मोटिवेशन थोड़ा डाउन है कि यार किस कहाँ जाएं। वो सब बच्चे ये बोलते हैं, वो सब बच्चे ये बोलते हैं कि सर क्या मैं आपकी इंजीनियरिंग को छोड़ दूं, किसी और प्रोफेशन में काम करना स्टार्ट कर दूं, क्या वहां पे कर दूं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, चीजें होती हैं और जिस फेज से आप गुजर रहे हैं उस फेज से शायद मैं ना गुजरा हूँ, शायद और लोग ना गुजरे हों, क्योंकि जैसे कोविड हो गया बीच में, एग्जाम डिले हो गए हैं, कुछ एग्जाम हुए नहीं है, अब जो एग्जाम हो रहे हैं वही आपके बहुत डिले हो रहे हैं। बट क्या है कि देखो, यदि आपको लगता है कि मैं इसमें अच्छा कर सकता हूं, मैं इंजीनियरिंग में अच्छा कर सकता हूं, तो यू हैव टू फोकस ऑन दिस। आप इसी पे काम करिए, क्योंकि हर कुत्ते का दिन आता है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो, क्योंकि एक ऐसा एग्जाम जो आपकी लाइफ बना सकती है, इसके लिए आपने इतना टाइम दिया, इतना समय दिया है, और यदि आप उसको इस एंड टाइम पे छोड़ दोगे तो चीजें खराब हो जाएंगी। फिर जो किसी नए फील्ड में जाओगे तो वहां पे फिर आपको दोबारा नई नई चीज से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि फिर जो बच्चे पहले से कर रहे हैं वो तो आपसे आगे निकल जाएंगे ना चीजों में। तो करिए, जैसे UPSC जे का एग्जाम है वो होना ही होना है, तो जो बच्चे उसमें है उस पर करिए काम। SSC जे की वैकेंसी निकलेगी, ऐसा नहीं है कि उसमें वैकेंसी होगी ही नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं है आज तक कि वैकेंसी ही ना हो, ठीक है। तो वो सब फालतू की बकवास है, उसको आप छोड़ दीजिए कि RTI लगाइए, वो लगाइए, वो लगाइए। वैकेंसीज 100% आती है, चाहे वो कमाए ज्यादा है, पर आएगी, ठीक है। जिन बच्चों का UPSC ए का एग्जाम है, हाँ जी, वो कहावत है ना कि हर कुत्ते का दिन आता है। तो जैसे आपके पास क्या है, जैसे हम ये बोलते हैं ना, कूलिंग जैसा कंडीशन हो गई है, पर टेक्निकल तो इतना वक्त देने के बाद और कहीं जाके क्या करेंगे, इस बिल्कुल सही बात है। मैं वही बता रहा हूं आपको कि भूल जाओ उन चीजों को कि जो आपको डिमोटिवेट रखती हैं, है ना, और पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो यार। मैं तो आपको मोटिवेट करने के लिए चैनल बनाया है अपना, है ना, जिससे कि आप चीजों को सीखते रहे, पढ़ते रहे। हाँ, वो नो नौकरी नो छोकरी तो खैर है ही, ठीक है, नौकरी के बाद भी छोकरी नहीं मिलती, ऐसा भी हो जाता है लोगों के साथ, ठीक है। तो छोकरी और नौकरी का बिल्कुल अलग ही चीज है, वो तो सिर्फ फिल्मी पुलाव है। और हाँ, बहुत सारे लोग उस पर डिपेंड करते हैं, बट अच्छी छोकरी भी मिलनी चाहिए, नौकरी चाहे आपके पास कितनी अच्छी हो, ठीक है, वो बिल्कुल अलग चीजें हैं। सब्जेक्ट वाइज सर सही रहेगा, ठीक है। चलो मैं करूंगा, वैसे देखो मेरी यहाँ पे जो वीडियोस पड़ी हैं बहुत सारी पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे भी, आप उन पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपके 1000 से ऊपर वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ मैं चैनल पे, और जिसमें ऑन एन एवरेज आपके 20 क्वेश्चन तो होंगे, ऑन एन एवरेज आपके 20 क्वेश्चन तो होंगे, और 20 क्वेश्चन यदि होंगे तो 20,000 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। यदि 20,000 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ बहुत अच्छी बनेगी, पकड़ बहुत अच्छी बनेगी, और उस पर ही आप काम कर पाएंगे, ठीक है।
तो ये चीजें भूल जाओ कि ये नई चीजें हैं, वो पुरानी चीजें। पर क्या है कि आजकल बच्चों को मोटिवेशन नहीं मिलता है। यदि उन्हें कोई पढ़ाने वाला मिल जाए तो वो पढ़ लेंगे। अपने आप पढ़ते हैं तो नींद आती है, या फिर इतना ज्यादा इफेक्टिवनेस नहीं होती है कि 24 घंटे को हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। इसलिए मैंने आपका चैनल बनाया था कि बच्चे जब पूरे दिन का पढ़ रहे हैं उसको वो चेक कर सके कि हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो मैं सही पढ़ रहा हूँ, या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। वो डायरेक्शन का ही काम होता है। टीचर कोई आपको जड़ी बूटी नहीं दे देता है कि वो पढ़ा के आपको घोट के दे देगा और आप उसको पी लोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टीचर का मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ एक डायरेक्शन दे, उस पर आप काम करें और आप अच्छे से आगे बढ़ जाएं। ओके, तो यही बातें हैं, आपको बस प्रैक्टिस करिए, क्लास में आइए, डिमोटिवेट मत होइए। पेपर होंगे, पेपर का टाइम थोड़ा डिले हो सकता है, ठीक है, देर है अंधेर नहीं, पर होंगे। पर अभी देखो इस टाइम मैं तो बिल्कुल फ्रैंकली बोलूंगा, यदि आपको लगता है कि आपका टेक्निकल इतना स्ट्रांग नहीं है, आपको लगता है कि आप इसमें अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो क्विट इट और कहीं और ट्राई कर लीजिए जहां आपको लगता है। लेकिन यदि आपको लगता है कि इंजीनियरिंग में मुझे मजा आता है, मुझे उसमें मैं कर सकता हूँ, कुछ आगे की जिंदगी जी सकता हूँ, तो प्लीज बी फोकस और तैयारी पे ध्यान दीजिए, मोटिवेट होते रहिए। कुछ अच्छे लोगों से बात करिए, जो डिमोटिवेट करते हैं उनसे दूर रहिए, क्योंकि बुरे लोग हर जगह मिलेंगे। ओके, तो अभी जो डिफरेंट टाइप के एग्जाम होने वाले हैं हम उन्हीं पे फोकस करेंगे। और जैसे आपके अभी पंजाब का एग्जाम होने वाला है, एनएचपीसी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, यूपीपीएससी ए का एग्जाम होने वाला है, यूपीपीएससी जे का एग्जाम होने वाला है, तो उन्हीं पे हम सब पे ज्यादा फोकस करेंगे और आपकी प्रैक्टिस को अच्छे से कराएंगे, ठीक है। बट आपको वो कितना रिटेन कर पाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं आपको कोई ऐसी जड़ी बूटी दे दूंगा कि आप उसको खा लेंगे आपका नंबर आ जाएगा, नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बस यही गाइड कर रहा हूँ, जो मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पे, जो मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ वो शायद आप ना पढ़े, गुप्ता गुप्ता के सॉल्यूशंस आपको शायद ही लोग नहीं कराएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्केट में इसका गलत प्रचार हुआ है गुप्ता जी का। पर गुप्ता जी बहुत अच्छी बुक है मुझे नहीं पता, मैं कभी मिला नहीं उनसे ना, मैंने मुझे पता है कि इनका ऑनर कौन है, बट वेरी इंटरेस्टिंग बुक, और इसको पढ़ने के करने में मजा आता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। और इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ क्योंकि आप इस चीज को भूल चुके हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं कि वो यही बोलते हैं कि ये तो बुक खराब है, इसमें से कुछ नहीं आना, है ना, इसमें से कुछ नहीं आना। और बहुत सारे बच्चे इस बुक को पढ़े ही नहीं एक बार भी इसी चक्कर में, क्योंकि वो उनको बताया गया पहले से ही कि भैया ये तो बुक खराब है। तो इसलिए मैं आपको एक बुक करा रहा हूँ, मेरा और कोई इंटेंशन नहीं है कि इसमें जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उसको एक बार आप रिवाइज कर लो, एक बार पढ़ जाओ। यदि आपने एक बार पढ़ भी लिए होंगे ना तो आप एग्जाम में सही कर दोगे, आप क्योंकि आपको पता है कि आपको जो दिखे हुए क्वेश्चन है वही एग्जाम में दिख जाए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, बार की वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है, उसके लिए वीडियो बनाता हूँ मैं एक, और उस पर हम बता दूंगा कि क्या क्या निकला हुआ इसके अंदर, ठीक है। तो जो क्लास चल रही है हम उसको कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा मैं डिसकंटिन्यू हो गया था बीच में, क्योंकि मेरे पास काम हो गया था ऑफिस का बहुत ज्यादा, इसलिए मैं आपका डिसकंटिन्यू हो गया था। अभी क्या है कि अभी 2 टीचर रहेंगे, तो आपको रोजाना क्लास मिलेगी मिलेगी, चाहे मेरी मिले चाहे आपकी वैभव सर की मिले, पर आपको रोजाना एक क्लास मिलेगी ही मिलेगी जो इफेक्टिव रहेगी। एंड उनके भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं जो आपके वैभव सर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनके 148 मार्क्स तो प्री में आए थे एसएससी में, 148 मार्क्स, तो ये कम मार्क्स नहीं होते हैं 148, जो टॉप करते हैं उनके इतने मार्क्स आते हैं 150 के करीब। तो बहुत ही अच्छे टीचर हैं और आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। तो आप बस क्लास में, कभी मेरी क्लास होगी कभी उनकी क्लास होगी, और उन पे हम काम करेंगे और अच्छे से पूरे हफ्ते आपको क्लास मिलती रहेंगे, ठीक। सौरभ सर अभी आपके पास वो अभी लखनऊ से दूर है, लखनऊ के एरिया में ही पड़ता है, डिवीजन में ही, और अभी वो नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे ही वो आएंगे उस पर हम काम करेंगे। हाँ, स्केड्यूल फिक्स कर देता हूँ मैं, क्लास का टाइम आपका फिक्स रहेगा, ठीक है, और उस पर हम काम करेंगे। हाँ, मैं रोजाना क्लास लूंगा, हाँ ये भी क्लास में पूरी करा दूंगा, और सब पूछ सकते हैं, नॉलेज चाहिए सर बस, और क्या हमें तो। वाह वाह गजब अदनान जी, ठीक है। तो बी प्रैक्टिस करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपने भाई से तुम बात कर सकते हो उसके बारे में। मैं ऐसा कोई टीचर नहीं हूँ कि आप जो बोलेंगे एटीट्यूड दिखाऊंगा आपको कि यार फालतू की, हम तो बहुत बड़े टीचर हैं। अरे जहां आप हो आज वहीं से हम निकल के आए हैं, ठीक है। तो हमको पता है कि बच्चे किस किस चीजों से में फंसे हुए हैं, ठीक है, और आजकल घर पे भी हैं। तो जब भी आपको कोई दिक्कत हो तो भाई को फोन कर लेना, ठीक है। आप सब क्लास डेली करिए, बहुत सपोर्टर है आपके, अच्छा सपोर्टर है, चलो ठीक है, मैं डेली क्लास पे कंटिन्यू करता हूँ। थोड़ा सा टाइम में हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि 6:30 इज वेरी, मतलब जल्दी टाइम हो गया, बच्चे आ नहीं पाते हैं, तो थोड़ा सा टाइम में चेंज रहेगा, लेकिन क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, ओके।
और हो सकता है कि मंडे से जो क्लास है वो आपकी 2 रहे, है ना। वह सर जो हमको मिलेंगे, ठीक है, जो आपके पास वैभव सर हैं वो आपके मंडे से आपको ज्वाइन करेंगे और वो आपकी क्लास पे काम करेंगे, ठीक है। और मैं भी जो आपके पास बचा हुआ है फ्राइडे सैटरडे संडे, उसमें मैं आपका ये आरसीसी कंप्लीट कर देता हूँ, उससे आपके पास एक सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा और फिर हम कुछ नई चीजें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो मिलता हूँ फिर आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर। अच्छे से पढ़ाई करिए और आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं, और अगले दशहरे तक आपके पास जॉब हो, बस मैं यही चाहूंगा कि अगले दशहरे तक आपके पास जॉब हो, आप उस पर काम कर सकें, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें, जो चीजें स्टेगनेट हो गई हैं एक जगह वो आपको मिल सके, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है यार, बस ढंग से पढ़ो यार, कोई फालतू की चीजें नहीं है ना। कि आप सोच रहे हो कि यार ये हो गया वो हो गया, यार मैं बिल्कुल अब क्या होगा वो होगा, अरे कुछ नहीं होगा। पढ़ाई यदि आप करोगे ना तो वो हमेशा काम आएगी, वो हमेशा आपको एक रास्ता दिखाएगी। तो बस जैसे हमारे मेरे पापा है वो बोलते हैं कि बेटा हमेशा ना जिंदगी में ना लंबे रास्ते की मत सोचो कि लंबा रास्ता होगा, यहां जाऊंगा वहां जाऊंगा। जहां तक आपको दिख रहा है ना वहां तक देखो, और जब वहां पहुंच जाओगे आप, वहां से आपको आगे का रास्ता मिलेगा। तो बस ये बात ध्यान रखिए, चाहे आप 10 किलोमीटर तक का देखने की सोचो, जहां तक आपको दिख रहा है वहां तक देखिए, वहां पे पहुंचिए और फिर आगे बढ़िए, फिर आपको वहां से आगे का रास्ता मिल जाएगा। बस इस चीज को ध्यान रखोगे तो लाइफ में आगे बढ़ जाओगे बहुत ज्यादा, ठीक है। और आपको ये दिन याद आएंगे कि मैं ये कर रहा था वो कर रहा था, और मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा और अच्छे से मैं काम करूंगा। 8 या 9 या आप जो भी डेली कंटिन्यू रख सको उस पर काम करो, ठीक है ठीक है। मैं क्लास का टाइम, जो क्लास का टाइमिंग है उसको फिक्स करता हूँ, उसी पे क्लास ली जाएगी। एंड यू हैव टू सपोर्ट ऑल ऑफ, जो यहाँ पे एग्जामियन है वो हमको सपोर्ट करेंगे तो हम अच्छे से और भी कर पाएंगे। और टाइम जो फिक्स रहेगा, यदि मैं क्लास लूंगा तो मैं लूंगा, आपके व्यवस्था लेंगे तो व्यवस्था लेंगे, पर क्लास अभी कंटिन्यू रहेगी। मंडे से हमको ज्वाइन कर रहे हैं और क्लास आपको अच्छी मिलेगी, आपको पता है लेवल क्या है हमारा, उसमें हम काम करेंगे। ओके चलो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय और हैप्पी दशहरा आप सभी को इन एडवांस। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।